गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेट्स स्टडी में आज मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर फर्स्ट की भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी किस प्रकार विभिन्न प्रकार देशों से विभिन्न प्रकार की कंपनियां भारत में आई और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन स्थापित हुआ। इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, जिसका नाम है इस्तादो द इंडिया, चौदह सौ 97 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। उस समय वास्को डी गामा की मदद अब्दुल मजीद ने सहायता की थी। वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पहुंचे, जहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन वहां पर जो अरब व्यापारी थे उन्होंने आर्थिक हितों के आधार पर पुर्तगालियों का विरोध भी किया था। पूरब के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ये जो कंपनियां थी वो आज की कंपनी से इस प्रकार अलग थी कि इनके पास खुद की सेना होती थी और इन्हें इनके देश की सरकार से समर्थन भी मिलता था। इस कंपनी में गवर्नर होते थे। पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा बना 1505 में। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति से समुद्र मार्ग पर नियंत्रण का प्रयास किया। इसके बाद दूसरा गवर्नर, जो पुर्तगाल का लोकप्रिय गवर्नर था, अल्बुकर्क, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने व्यापारिक इकाई को क्षेत्रीय इकाई में रूपांतरण करने का भी प्रयास किया था। इसने 1510 में भटकल में किला बनाया, जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से परमिशन ली थी। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। गोवा छीनने में उनकी मदद कृष्णदेव राय ने की थी। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 1503 में पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगाली कोचीन में स्थापित की गई थी। कोचीन ही आरंभिक राजधानी थी। 1530 में इस राजधानी को गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया था। इनका मुख्य ध्यान जो था काली मिर्च मसालों के व्यापार और एकाधिकार प्राप्त करना था। पुर्तगालियों को 1632 में शाहजहां ने पुर्तगाली को सूरत से बाहर निकालने का आदेश दिया, क्योंकि ये लोगों के धर्म पालन में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। पुर्तगालियों ने ही गोवा में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती शुरुआत की थी। पुर्तगाली संपर्क का प्रभाव वास्तुकला की गोथिक शैली से पर भी पड़ा था। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर नियंत्रण के लिए कार्टेज पद्धति को बढ़ावा दिया। यहाँ कार्टेज से तात्पर्य लाइसेंस पद्धति था, जिसमें समुद्र मार्ग पर लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया था। इसी पद्धति के अंदर अकबर ने भी कॉटेज पद्धति को स्वीकारा था जब अरब सागर को देखने गए थे। अकबर के दरबार में मोंटलेट नामक पुर्तगाली का प्रभाव था, जिसने अंग्रेजों के साथ भारतीय संबंधों के बीच रुकावट डाली थी। 1542 में पुर्तगाली ईसाई धर्म प्रचारक फ्रांसीसी जेवियर पुर्तगाल के राजा जॉन थर्ड व पोप की सहायता से गोवा आए और गोवा के अंदर जेसुइट चर्च की स्थापना की। बाद में भारत की वापसी के बाद पुनः चीन की ओर जाने लगे, लेकिन चीन पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई और इनके अवशेष गोवा में दफना दिए गए। इनके सम्मान में हर 10 वर्ष एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम है सेंट फ्रांसिस फीस्ट जेवियर। पुर्तगालियों ने सती प्रथा पर कोचीन में रोक लगाई। 29 में इनके गवर्नर नीज द कुन्हा गवर्नर बना। 30 में गोवा को कैपिटल बनाई। 35 में दीव में कोठी स्थापित हुई। 59 में दमन, 5 में कन्नूर के अंदर, 1503 में कोचीन के अंदर और 1534 के अंदर चट्टगांव व सतगांव के अंदर कोठी स्थापित की थी। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगजा का ब्याह चार्ल्स द्वितीय, जो इंग्लैंड के राजा थे, उनके साथ हुआ। इस पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था।
1668 में ब्रिटिश कंपनी ने बम्बई को ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किराए पर दे दिया और 1687 में इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को वेस्टर्न मुख्यालय बनाया था। अब हमारी है दूसरी कंपनी, वोरिंगे ईस्ट इंडिया शादी कंपनी। यह डच नीदरलैंड के रहने वाले थे, उनके द्वारा नियंत्रित होती थी। 1595-96 में फर्स्ट व्यक्ति जो आया था उनका नाम था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वोरिंगे ईस्ट इंडिया शादी कंपनी की स्थापना हुई। इसे 21 वर्षों का चार्टर प्राप्त था। इस कंपनी में 17 निदेशकों की संख्या थी, जिन्हें जेंटलमैन 17 कहते हैं। 1605 में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की और पुलिकट एकमात्र फैक्ट्री थी जिसकी डचों ने किल्लेबंदी की थी। भारतीय कपड़ा जो था उसे विश्व में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय जिन्होंने बनाया वो डच थे और इन्होंने कभी भी वस्त्र पर अनुचित कर नहीं लगाया। डचों ने पुर्तगालियों से कई किले छीन लिए, किंतु 1759 में वेदरा युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हो गए और अपना ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया में लगा दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में इन्होंने इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में कोठी खोली, 1610 में पुलिकट के अंदर, 1616 सूरत कोठी खोली, 45 कराईकल, 59 श्रीलंका और 1627 1627 पीपली के अंदर। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री खोली थी। डचों ने कोचीन में 1714 में फोर्ट विलियम किला बनाया। डच सोरा, अफीम और कपड़े का व्यापार करते थे। डच के बाद ब्रिटिश कंपनी, इन्होंने भारत पर 200 वर्षों तक 1857 तक लगभग शासन किया था। ब्रिटिश कंपनी को दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों के लिए चार्टर मिला। इस चार्टर को जेम्स प्रथम ने 15 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, तब इनकी निश्चित अवधि 1615 कर दी गई। 1615 में अनिश्चित काल के लिए जेम्स प्रथम ने इसे बढ़ा दिया था। 1608 में हॉकिंस आधिकारिक रूप से भारत आया और फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेने के लिए अकबर को संबोधित करते हुए शासकीय पत्र था, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में ही हो चुकी थी, जिस कारण उनके उत्तराधिकारी जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत हुई। उन्होंने तुर्की भाषा सीखी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने उन्हें शाह सुजात का मंसब बना दिया और इंग्लिश खान की पदवी दी। 1615 में थॉमस ग्रो शाही दूत बनकर भारत आया और 3 वर्षों तक भारत में रहा था, यानी ये ब्रिटेन के शासकों में शाही दूत बनकर आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री 1608 में अस्थायी सूरत में खोली, जिसे 1613 में स्थायी कर दिया गया और दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली। पूर्व में उड़ीसा के बालासोर में स्थापित हुई। पूर्व में जो फैक्ट्री खोली वो 1633 बालासोर के अंदर स्थापित हुई। 1632 गोलकुंडा के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र में सुरक्षा और व्यापारिक रियायतें की सुविधा दी, जिसे कंपनी के लिए सुनहरा फरमान या गोल्डन चार्टर कहा। 1632 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षा और व्यापारिक रियायतों के लिए सुविधा दी गई, उसी को सुनहरा या गोल्डन चार्टर कहा। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अत्यधिक रियायतों वाला फरमान दिया। इसके साथ बम्बई में अंग्रेजों के द्वारा जारी सिक्कों को भी मान्यता दे दी फर्रुखसियर ने। हैदराबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वायत्तता को स्वीकार किया। हैदराबाद ने कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा। जब हैदराबाद ने कंपनी की स्वायत्तता को स्वीकार किया तो इसी को कंपनी में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा सर्वोच्च होने लगी। अब जो किले बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने महत्वपूर्ण,
मद्रास में 1640 जिसे फ्रांसिस टे ने बनवाई थी, उसका नाम था सेंट फॉर्ट किला। कलकत्ता में 1699 में चार्ल्स आयर, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे फोर्ट विलियम। बम्बई में 1720 में चार्ल्स वुड ने निर्माण कराया और अंगियर इसका गवर्नर था सेंट थॉमस। जॉन चाइल्ड जब बम्बई का गवर्नर था तो मुगलों के व्यापारिक जहाज लूटने के आरोप में 1686 में औरंगजेब की सेना ने उन्हें दंडित किया, जिस कारण चाइल्ड को ब्रिटेन वापस बुला लिया गया। जो कलकत्ता है वो 3 गांवों से मिलकर बना था: गोविंदपुर, सूतानाथी और कालीकट गांव से। सूरत को 10 पाउंड पर लीज पर लिया गया था, यानी किराए पर लिया गया था। अब हमारी फ्रांसिस कंपनी 1664 में फ्रांस के शासक जो थे लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने इस कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा सरकारी नियंत्रण था। 1668 में फ्रांसीसियों ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, यद्यपि बाद में अपनी गतिविधियों का केंद्र पांडिचेरी को बनाया था। फ्रैंकोइस मार्टिन पांडिचेरी का संस्थापक था। फ्रांसिस कंपनी का गवर्नर डुप्ले ने भारत के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की शुरुआत की। 1741 में डुप्ले भारत आया। लाभ उड़ाने की मदद से मद्रास को कब्जे में ले लिया था। ये डुप्ले था वो फ्रांसीसी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर माना जाता है। 1741 में मद्रास को मॉरिशस का गवर्नर लाभ उड़ाने की मदद से कब्जे में भी ले लिया था। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर इसके हस्तक्षेप से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्ति के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि 3 निर्णायक कर्नाटक युद्ध हुए। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी और इनके नवाब अनवरुद्दीन। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक जब बॉर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज को डुबो दिया था, यानी ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी बॉर्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों को डुबा दिया था। इसके साथ यह जो युद्ध था वो यूरोप के मुद्दे पर ज़्यादा केंद्रित था, क्योंकि ये सेंट टोमे नामक जगह यूरोप में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध मुख्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विषय पर आरंभ हुआ, अतः भारतीय विषय से अधिक यह युद्ध यूरोपीय परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था। डुप्ले की सूझबूझ से कूटनीति से फ्रांसीसियों का बदला भारी रहा और मद्रास की घेरेबंदी में डुप्ले की रणनीति सफल रही। प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंदर महफूज खान और महफूज खान जो अनवरुद्दीन का पुत्र था, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, और पैराडाइज ने फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया। यह युद्ध 1748 में एक्स-ला-चैपेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि में मद्रास अंग्रेजों को और यूएसए में जो लुईबर्ग नामक स्थान है वो फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया था। अब है दूसरा कर्नाटक युद्ध। 1749 से 1754 तक यह युद्ध चला। इस युद्ध के अंदर हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार विषय पर दोनों विषय पर यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग और मोहम्मद अली का समर्थन किया। फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का समर्थन किया था। यह युद्ध भारतीय विषय पर हुआ। इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की सूझबूझ सामने आई। उसने अर्काट किले को घेरकर फ्रांसीसियों को भ्रमित भी कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी नासिर जंग, मोहम्मद अली, फ्रेंच कंपनी मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। 1754 में पांडिचेरी की संधि से इस युद्ध का समापन हुआ और फ्रांसीसी प्रतिष्ठा में बहुत सारी कमी आई। 1753 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। 1749 में अंबर का युद्ध अनवरुद्दीन को मारा गया और गॉडव्यू को गवर्नर बनाया गया।
यह युद्ध था उन्होंने फ्रांसीसियों ने जीता था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक। यह युद्ध 7 वर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक चला। यह ब्रिटेन व फ्रांस के बीच साम्राज्य स्थापना को लेकर शुरू हुआ था। इस युद्ध में 22 जनवरी 1760 वॉडीवॉर्स के युद्ध में ब्रिटिश कैप्टन आयरकूट, फ्रांसीसी कैप्टन काउंट डी लाली, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया। डुप्ले को वापस बुलाए जाने के बाद गवर्नर उसी सूझबूझ का उपयोग नहीं कर सका जो नया गवर्नर था। 1763 में पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि में फ्रांसीसियों को चंद्रनगर लौटा दिया गया। शर्त रखी कि फ्रांसीसी केवल व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होंगे, किल्लेबंदी नहीं करेंगे। इस युद्ध से फ्रांसीसियों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा और फ्रांसीसी शक्ति भारत में लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की हार और फ्रांसीसी साम्राज्य भ्रष्ट हो गया, जिसका प्रमुख उदाहरण है अमेरिका पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाना। इस युद्ध के बाद अमेरिका पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब है डेनिश कंपनी। 1616 में डेनिश कंपनी भारत आई। 1620 में वैंकूवर में फैक्ट्री स्थापित की और डेनिश कंपनी ने अपना मुख्यालय सैरामपुर को बनाया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में भारत आई। धर्म प्रचार पर ज़्यादा ध्यान दिया था। फ्रांसीसी कंपनी। अब हमने